Hello students, 8th class, welcome back to our channel. We are doing your fifth chapter जो है जो कि हार्मोन से डील करता है, एंडोक्राइन सिस्टम से डील करता है एंड दी चेंजेस रिलेटेड टू दी हार्मोन्स। जब आप एडोलेसेंट स्टेज में आते हैं, प्यूबर्टी की स्टेज अटेन करते हैं, तो आपके बॉडी में कौन कौन से हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो भी हम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा जो मेजर हार्मोन्स हैं वो तो पढ़ ही रहे हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो है बहुत क्रूशियल पीरियड है। आप लोग सब इस समय एडोलेसेंट्स हैं, एडोलेसेंस की एज से गुजर रहे हैं, तो आपको ये पर्सनली पता है कि बड़ी क्रूशियल एज है और इसमें आप कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इश्यूज फेस करते हैं वो सब हम इसमें पढ़ रहे हैं थोड़ा सा। ओके अब अडोलेसेंस का मतलब क्या है? अडोलेसेंस का मतलब ये है कि एक ऐसी एज जिसमें कि आप रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी गेन करते हैं। मतलब देखो, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो है टेस्टिस और ओवरीज वो तो उसी समय प्रेजेंट होते हैं व्हेन द चाइल्ड इज बोर्न। वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है विच आर देयर एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द चाइल्ड। ओके, दे आर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो थोड़ी सी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं जब वो एक पर्टिकुलर एज पे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होती हैं। तो वो जो एज है जहाँ से आपकी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना स्टार्ट होती हैं और आपकी बॉडी में वो फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं, जहाँ पे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, अपने पीक पे पहुँच रहे हैं। वो कुछ सालों की जो एज है, दैट इज़ अराउंड 8 to 9 ईयर्स की एज जो है, 7 to 9 ईयर्स, गर्ल्स और बॉयज़ में अलग अलग होती है। दैट पीरियड इज़ नोन एज अडोलेसेंस पीरियड, द पीरियड ऑफ अडोलेसेंस। और जो मैरिज की एज है हमारी कंट्री में, हमारी गवर्नमेंट ने जो फिक्स की हुई है, दैट इज़ व्हेन अ चाइल्ड रीचेस adult maturity या sexual maturity, मतलब after he has crossed the age of adolescence, then that is right age for marriage. Actually it is not the right age, but minimum उतना तो होना ही चाहिए। मतलब जब एक चाइल्ड अडोलेसेंस की स्टेज को क्रॉस कर जाए, टीनेजर है जो हम जो बोल रहे हैं कि टीनेज भी उसकी खत्म हो गई। टीनेज आप समझते हो, जहाँ पे नंबर्स के आगे टीन लगना शुरू हो जाता है, 13 to 19, है ना, 13 14 15 16 17 18 19 सब के आगे टीन लग रहा है ना, तो दैट इज द टीन एज। तो दैट इज द एज ऑफ सेक्सुअल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है, इमोशनल मेच्योरिटी आती है। भाई फिजिकल मेच्योरिटी के साथ इमोशनली मेंटली भी तो मेच्योर होना चाहिए पर्सन को। तो उसके बाद की जो एज है, मीन्स हमारी कंट्री में 18 इज द मैरिजेबल एज फॉर गर्ल्स एंड 21 इज फॉर बॉयज़। अब ये 3 साल का डिफरेंस है, ये भी ये शो करता है कि गर्ल्स जो हैं दे अटेन इमोशनल एंड फिजिकल मेच्योरिटी मच अर्लियर देन द बॉयज़। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम थोड़ी सी पढ़ रहे हैं। अब ये क्या कह रहे हैं आपकी बुक में कि ह्यूमन बींग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस जस्ट आफ्टर बर्थ। पैदा होते ही कोई रिप्रोडक्शन की एबिलिटी नहीं होती हमारे अंदर। दे ग्रो अप टू अ सर्टेन एज एंड देन अंडरगो मेनी चेंजेस इन द बॉडी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इनटू एन अडल्ट। दे व्हाई डू दे अकर? ये चेंजेस क्यों होते हैं? दे अकर ड्यू टू हॉर्मोन्स। ग्रोथ बिगिंस एज सुन एज यू आर बॉर्न, यू आर एबल टू ग्रो। लेकिन सेक्सुअल मेच्योरिटी जो है वो अडोलेसेंस पीरियड में या प्यूबर्टी की एज जब रीच करते हैं तब आती है। प्यूबर्टी की एज क्या होती है? जिस एज पे सेक्स हार्मोन्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, दैट इज द एज, दैट एज इज नोन एज द एज ऑफ प्यूबर्टी या प्यूबर्टी। और उसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वो हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। तो अ न्यू बॉर्न बेबी हैज़ अ कंप्लीट सेट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ये क्या कह रहे हैं कि एक बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसके पास प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स सारे के सारे हैं, ठीक है। कंप्लीट सेट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स का मतलब कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में आपने पढ़ा है, बता दिया था मैंने आपको। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स सारे हैं लेकिन वो फंक्शनल नहीं होते हैं। ओवरीज डू नॉट रिलीज एग्स एंड टेस्टिस आर नॉट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। वो कब होता है? जब अडोलेसेंस की एज आती है, प्यूबर्टी के बाद, ठीक है। तो ये जो एज है, जो एडोलेसेंस एज है, उसको आप क्या सॉरी उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं आप? कि द पीरियड ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल and emotional changes in the body that lead to reproductive maturity is called adolescence. फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, इमोशनल चेंजेस भी हो रहे हैं, आप सोशली भी अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश करें। एक्चुअली दिस इज एन एज व्हेन अ चाइल्ड अंडरगोज
मैनी चेंजेस, तो स्ट्रेस एंड बहुत स्ट्रेस भी होता है, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज बोलते हैं हम इसको, कि बहुत स्ट्रेस भी होता है बच्चे को, बच्चा किसी की बात नहीं सुनना चाहता, पेरेंट्स से थोड़ा सा अलग हो जाता है, बिकॉज एक तो ये है कि he or she is worried about the character, the changes which is going in his or her body. दूसरा, इस समय वो अपने पीयर ग्रुप में अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश करता है, सोशल सर्कल में, क्लास में, तो ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में हमेशा रहती हैं। बिसाइड्स, तो इसका बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने आप को स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में, स्टडीज़ में इन्वॉल्व इतना कर लीजिए कि आपको इन सब चीज़ों को सोचने का टाइम ही ना मिले, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू दैट एज। अब तो अर्ली मेच्योरिटी है, तो आप 9th-10th के बच्चे तो काफ़ी मेच्योर हो जाते हैं, 8th 9th 10th के बच्चे। पहले होता था कि जो स्टेजेस, जो प्रॉब्लम्स हम 11th-12th के बच्चे में फेस करते थे, आजकल वो हम 7th-8th के बच्चों में फेस करते हैं, मतलब इतना ज़्यादा सेक्शुअल मेच्योरिटी में डिफरेंस आ गया है। तो एनी हाउ, आप लोग 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको अभी क्या करना चाहिए कि अपनी स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, अपनी सारी एनर्जी को डाइवर्ट करिए स्टडीज़ पे, एंड प्लीज़ पे अटेंशन टू योर फिजिकल हेल्थ ऑल्सो। फिजिकल हेल्थ स्ट्रांग रहेगी ना, तो इमोशनल हेल्थ अपने आप आपकी ढंग से डेवलप होती है। तो दूसरी चीज़, आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा होना चाहिए जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर करो, और वो मेरे ख्याल से तो पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं हो सकता। हालांकि आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स जो हैं वो एक अलग ज़माने के हैं, वो शायद आपकी बात को नहीं समझ रहे हैं, देयर इज दिस थिंग कॉल्ड जनरेशन गैप, इट ऑलवेज रिमेन्स देयर। लेकिन फिर भी पेरेंट्स आर मे बी 1% पेरेंट्स नहीं समझते हैं, बट मैक्सिमम पेरेंट्स जो हैं आजकल की एज में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, दे वांट टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑफ द चिल्ड्रन, दे वांट टू हेल्प देम आउट। मतलब आजकल के पेरेंट्स वो नहीं है वो जो पहले होते थे ना, बिल्कुल कि ओवर बेयरिंग। तो दे आर, आई बिलीव दे आर क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, तो यू मस्ट डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद देम इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग इट विद एन आउटसाइडर, और यू माइट डिस्कस इट विद योर टीचर इफ़ द टीचर इज सेंसिटिव इनफ, है ना। सारे टीचर्स भी उतनी सेंसिटिव नहीं होते हैं, बजाय कि अपने पीयर ग्रुप में तो आप बात करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम्स, क्योंकि भाई वो भी बच्चा उसी एज का है, आपके जो ग्रुप में बच्चे हैं वो भी तो आपकी एज के हैं, तो आप उनके साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की बजाय पेरेंट्स के साथ डिस्कस करिए, आपके जो एल्डर सिबलिंग्स हैं उनके साथ डिस्कस करिए, मीन समथिंग समबडी। और इस समय ना फैमिली, बिल्कुल जो क्लोज फैमिली होती है उससे डिस्कस करिए, जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है ना, सेकेंडरी फैमिली। मीन्स आई डोंट वांट टू बी नेगेटिव, लेकिन आपको अपना अपना भी बहुत ध्यान रखना है। आपको सोशल सिस्टम हमारा ऐसा हो गया आजकल, पता नहीं, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। आप लोग तो ज़्यादा समझदार हो, सारे मूवीज़ भी देखते हो, टीवी सीरीज़ भी देखते हो, तो यू हैव टू कीप योर सेल्फ सेफ ऑल्सो, डोंट ट्रस्ट एनी बडी सो ईजिली, है ना। ओके, तो ये जो क्योंकि ये अडोलेसेंस की जो एज है ना, क्योंकि हम खुद इतने परेशान है, बच्चा खुद इतना परेशान है, इतने इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, तो वो बहुत जल्दी, कोई उससे अगर ऐसी बातें करे जो उसको अच्छी लगें, तो वो बहुत जल्दी उसके चंगुल में फंस जाता है, जिसको हम कहते हैं ना कि अट्रैक्ट हो जाता है उस तरफ से, एंड देन इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज। आजकल बहुत दिक्कतें हैं ये, है ना, सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो बहुत कुछ हो सकता है विद इन द ब्लिंक ऑफ ए सेकेंड, ब्लिंक ऑफ एन आई, बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप अपने आप को सेफ रखिए, सिक्योर रखिए, हर किसी पे भरोसा मत करिए, अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करिए अपनी जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, है ना। एक पेरेंट तो ऐसा होना चाहिए, इधर योर मदर और फादर, जिससे आप शेयर कर सकें, और बहुत ज़्यादा जो मैं कहती हूँ कि सेकेंडरी फैमिली है, जो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स पे ज़्यादा बिलीव करना चाहिए। ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स से आप शेयर नहीं कर सकते, ग्रैंड पेरेंट्स से शेयर कर लीजिए, दे विल ऑल्सो हैव लॉट ऑफ सेफ्टी कंसर्न्स अबाउट यू, है ना, यू कैन ऑल्सो ट्रस्ट देम। बाकियों का थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करिए। Okay, so period of life characterized by physical and emotional changes in the body that lead to reproductive maturity is called adolescence. The person in this particular age is called an adolescent. इट इज़ अ ट्रांजिशनल एज बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। ट्रांजिशन है, चेंज ओवर हो रहा है। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? चेंज ओवर हो रहा है। आपके क्या हो रहा है? आप बच्चे थे, अब बच्चे नहीं रहे, बड़े भी नहीं हुए हो, अडल्ट भी नहीं हुए हो, अभी आप में उतनी मैच्योरिटी नहीं आई, तो आप बच्चे से बड़े में जा रहे हो, उस स्टेज को क्रॉस ओवर कर रहे हो। तो ये ट्रांजिशन की स्टेज काफ़ी लंबी है, 8-9 साल चलती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ध्यान रखना है। आप अपनी हेल्थ और स्टडीज़ पे फोकस करिए, तो आराम से सब कुछ गुजर जाता है। जब हम बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आजकल हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो सोशली आप बहुत एक्टिव हैं और हर चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो वो थोड़ा सा आपको अपने आप ध्यान रखना है, ठीक है।
It begins around the age of 11 and lasts up to the age of 18 to 19 years. ये जो टीन है 13, मैंने कहा ना 13 से लेकर 19, टीन जहाँ आ रहा है इनको हम टीनेजर्स भी बोलते हैं. गर्ल्स में अडोलेसेंस जो है इट अर्ली मेच्योरिटी होती है, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 11 to 19. बॉयज़ में 13 to 19 है. ठीक है. When boys and girls become capable of reproducing, it is called the onset of puberty. Puberty क्या है? The age at which the production of sex hormone begins and a boy or girl becomes sexually mature to reproduce is called puberty. Physically मतलब sex organs जो है secondary sex characteristics start हो जाती हैं बनना, अपीयर होना, और सेक्सुअल मेच्योरिटी जिस एज पे रीच हो गई, मतलब अब इस समय ये बच्चा जो है खुद भी बच्चा है वो, बट ही और शी इज़ केपेबल ऑफ अंडरगोइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट एज इज़ नोन एज द एज ऑफ प्यूबर्टी. हालांकि यहाँ पे सिर्फ फिजिकल बात हो रही है, इमोशनली तो बच्चा अभी बहुत छोटा है. अब चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल और इमोशनल चेंजेस क्या होते हैं एडोलेसेंस के दौरान. सबसे पहले हम फिजिकल चेंजेस की बात करें कि इंक्रीज इन हाइट, बच्चा एकदम स्पर्ट ऑफ ग्रोथ होती है. देयर इज अ सडन इंक्रीज इन हाइट, क्योंकि हॉर्मोन्स जो है काफ़ी अच्छे से रिलीज होते हैं ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्पर्ट. द स्पर्ट मीन्स बहुत फास्ट ग्रोथ होती है, स्पर्ट इन ग्रोथ. एकदम आप किसी बच्चे से मिलो कुछ महीने पहले तो वो छोटा होगा, 6-7 महीने बाद मिले तो इतना लंबा हो गया बच्चा, इतना लंबा हो गया, इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई है ना. फिर वो मम्मी कहती मेरे बच्चे को नज़र लगा दी, दैट वे. तो बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इस समय, इंक्रीज इन हाइट. मैं आपको बार बार बस यही कहूँगी कि अपने जो आपके इश्यूज़ हैं पेरेंट्स से शेयर करने की कोशिश करिए. पेरेंट्स को आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है आपकी लाइफ में. आपके सारी फ्रेंड्स की जानकारी होनी चाहिए आपके पेरेंट्स को, बिकॉज अल्टीमेटली चाहे पेरेंट्स, मैं कहती हूँ कितने भी आपको लगे कि नैग कर रहे हैं, नैगिंग पेरेंट्स हैं, बट स्टिल दे हैव योर सेफ्टी इन देयर हार्ट, एट द सेंटर ऑफ योर हार्ट. वो सब जो कर रहे हैं वो आपकी बेसिकली आपकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं. सो डू शेयर एवरीथिंग विद देम. ओके. सो इलोंगेशन, अब ये लंबा क्यों हो रहा है बच्चा, स्पर्ट ऑफ ग्रोथ क्यों है, बिकॉज ऑफ द इलोंगेशन ऑफ द बोन्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स. आपकी आर्म्स और लेग्स की जो हड्डियां हैं, जो लॉन्गेस्ट बोन्स होती हैं, फीमर है, रेडियस अल्ना, ये सब बहुत इलोंगेट होती हैं. इस समय बच्चे को भूख भी बहुत लगती है, डाइटरी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन आपको खूब खाना चाहिए इस समय. इस समय जितना खा सकते हो उतना खाओ, कोई बच्चा मोटा नहीं होता. बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं अगर मैं, लड़कियाँ स्पेशली, मैं फैट हो जाऊँगी, ये हो जाऊँगी. तो जितना खा सकते हो इस एज में उतना खाइए, पढ़ाई करिए, गेम्स खेलिए, तो आपकी बॉडी बैलेंस रहेगी, है ना, फिर मोटे हो गए नहीं. गेम्स में इन्वॉल्व रहो, एक्सरसाइज करो और खूब खाओ. डाइट इस समय लेनी चाहिए, यही तो उम्र है आपकी खाना खाने की. उसके बाद तो फिर डाइट कम होती चली जाती, देन यू हैव टू कंट्रोल. ओके. इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़. शुरू में लड़कियों की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है 18 तक, और 18 के आसपास दे अटेन मैक्सिमम हाइट. बच्चों की हाइट 18 साल तक बढ़ती, कई बच्चों की 20-22 साल तक भी बढ़ती है. द इंक्रीज इन हाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. कई बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, 13-14 साल की में बहुत लंबे हो जाते हैं, फिर एक ब्रेक हो जाता है, फिर 18 साल में बड़े होते हैं, या फिर कई जो है वो धीरे धीरे बड़े होते रहते हैं. तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि सबके जो हार्मोन्स का रिलीज है वो डिफरेंट है. ये किस पे डिपेंड करता है, आपके हार्मोन्स पे. तो हार्मोन्स का जो रिलीज हो रहा है, आपको खाना किस क्वालिटी का मिल रहा है, आप कितनी स्ट्रेस में जी रहे हैं, आप कितनी हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उस हिसाब से आपकी ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होती है. एक ही घर में 2 बच्चे होते हैं, उनकी भी ग्रोथ डिफरेंट होती है. खाना सेम मिल रहा है, एनवायरनमेंट सेम है, लेकिन एक बच्चा जो है वो बहुत पॉजिटिव है, एक बच्चा जो है वो ज़्यादा सोचता है या बहुत उसके अंदर कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी ग्रोथ अलग होगी, नॉर्मल बच्चे की ग्रोथ अलग होगी. तो एक इस सब चीज़ों का आपकी ग्रोथ पे बहुत फ़र्क पड़ता है. देन चेंजेस इन बॉडी शेप. बॉडी शेप चेंज होती है. बॉयज़ में द शोल्डर्स बिकम ब्रॉडर एंड द चेस्ट बिकम्स वाइडर. बॉडी मसल्स ग्रो करती हैं, एंड बॉयज़ लुक मोर मस्क्यूलर देन गर्ल्स, है ना. इस समय गर्ल्स की जो है वेस्ट के नीचे वाला जो पोर्शन है, जो पेल्विक रीजन है, इट वाइडन्स एंड द ब्रेस्ट ऑल्सो डेवलप. ये बॉडी शेप में चेंज हो गए. वॉइस में चेंज होता है. लड़कों की वॉइस थोड़ी हैवी हो जाती है, गर्ल्स की वॉइस थोड़ी श्रिल हो जाती है. तो लैरिंग्स जो है, वॉइस बॉक्स, वो डेवलप होता है. बॉयज़ ग्रो अ लार्जर वॉइस बॉक्स. बॉयज़ का आपने देखा होगा लैरिंग्स कई बच्चों का प्रोट्रूड करता है बिल्कुल, है ना, इसको हम एडम्स एप्पल बोलते हैं. गर्ल्स का छोटा होता है वॉइस बॉक्स. गर्ल्स की हाई पिच्ड वॉइस होती है और बॉयज़ की जो वॉइस है वो हैवी हो जाती है, डीप हो जाती है. आपने देखा होगा कई बच्चों की, आपके क्लासमेट्स जो हैं इस एज में, वॉइस चेंज भी होती है, होर्स हो जाती है, मतलब ऐसे खरखरी सी आवाज़ हो जाती है, क्योंकि इस समय आपकी जो मसल्स हैं, लैरिंग्स की मसल्स, वो ग्रो कर रही हैं. और ये जो सिचुएशन है जहाँ पे कि वॉइस थोड़ी सी होर्स हो जाती है, अजीब सी हो जाती है, ये थोड़े टाइम तक रहती है. उसके बाद वो लैरिंग्स जब फुली ग्रो कर जाता है तो वॉइस क्वालिटी
इम्प्रूव हो जाती है, वॉइस नॉर्मल हो जाती है। देन इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सिबेशियस ग्लैंड्स। इस एज में स्वेट ग्लैंड्स और सिबेशियस ग्लैंड्स दोनों काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं। स्वेट ग्लैंड्स क्या है, जो कि स्किन में आपके प्रेजेंट है, स्वेट प्रोड्यूस करे। सिबेशियस ग्लैंड्स क्या है, जो कि ऑयली सिक्रीशन आता है ना आपकी स्किन पे, जिसकी वजह से एक्ने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। या एक्चुअली दैट ऑयली सिक्रीशन इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि वो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, ड्राई नहीं होने देता। तो वो भी जो सीबम, उसको हम बोलते हैं सीबम, तो उन दोनों का प्रोडक्शन भी काफ़ी इन्हांस हो जाता है इस एज में। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं स्वेट, एंड सिबेशियस ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, सीबम। तो इनका भी सिक्रीशन काफ़ी हो जाता है। इसकी वजह से बच्चों को इस एज में, एडोलेसेंट्स को, यू हैव एक्ने ऑन योर स्किन, पिंपल्स। एक्चुअली एक्ने क्या होता है कि एक्ने तो एक जो भी है स्किन इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, पिंपल्स भी, एंड यू शुडंट टच देम, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप टच करते हैं तो आपके फिंगर से माइक्रोब्स उसके अंदर चले जाते हैं और फिर उसमें पस पड़ता है एंड डेवलप्स, वो ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसको लेट इट बी। एक्चुअली ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से ज़्यादा होते हैं, बहुत सारे बच्चों में नहीं भी होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबके एक्ने प्रोड्यूस हों। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो कम्प्लीटली फंक्शनल हो जाते हैं, डेवलप होते हैं अच्छे से। मच्योरिटी, सेक्स ऑर्गन्स भी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो भी मच्योरिटी अटेंड करते हैं। लाइक टेस्टिस, दे डेवलप एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स। नाउ द चाइल्ड, द बॉय इज केपेबल ऑफ बिकमिंग अ father, though only physically, not emotionally. Then the female sex organs like ovaries and oviducts, they also develop completely, and the ovaries start releasing mature eggs. That is the process of menstruation starts, and the uterus also starts preparing. The endometrium, it becomes thick and filled with lots of blood capillaries. Means the uterus becomes ready to perceive that fertilized ovum. अगर fertilization होता है तो it is ready to get that embryo, उसको develop करके वो फर्दर फीचर्स में डेवलप करने को तैयार है, नर्चर करके उसको। तो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस दैट अकर फिजिकली, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बाद सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की मतलब अब क्या हो गया कि सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अब ये क्या है, हार्मोन्स कौन कौन से, एंड्रोजेंस है, मेल में मेन है टेस्टोस्टेरोन, फीमेल क्या है, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन को ये देखो दो स्पेलिंग है एस्ट्रोजन की, मैंने आपको बताया था ना कि OESTROGN भी लिखते हैं और कई बुक्स में ESTROGN भी लिखा होता है, दोनों स्पेलिंग्स करेक्ट हैं, दोनों पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये जो है फीमेल और मेल सेक्स हार्मोन्स हैं। जो टेस्टोस्टेरोन है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, एंड प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज। जो GSH है, गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अभी हमने पढ़ा था, ये कौन रिलीज करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है GSH। ये जो है एक्चुअली ये गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज बाय पिट्यूटरी, इट एक्टिवेट्स दीज, हमारे जो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको एक्टिवेट करता है ताकि वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करें। मतलब मेन जो है वो पिट्यूटरी से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, फिर ये हो गए। अब इसकी बात क्या होता है कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं ये हार्मोन से कंट्रोल हो रहे हैं, तो ये एक सेक्सुअली मैच्योर मेल और फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, नाउ दीज आर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो कि सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, डायरेक्ट रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इनका कोई रोल नहीं है। मगर मतलब ये है कि अगर ये नहीं भी होंगे तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हमारी हो जाएगी, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स पे डिपेंड करती है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स सिर्फ एक्सेसरी हैं जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जैसे हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ा था ना, तो फ्लावर में जो केलिक्स और करोला थे वो सेकेंडरी एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स थे। फ्लावर जो है वो सेक्स ऑर्गन है प्लांट का, तो वो एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं, वो मेन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, बर्ड्स और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। अदरवाइज जो मेन जो है वो क्या थे, गाइनोशियम और एंड्रोशियम। तो ऐसे ही यहाँ पे जो मेन है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दैट इज द टेस्टिस एंड द ओवरीज, एंड बाकी जो है वो सारे सेकेंडरी हैं जो कि मेन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नाउ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल एंड फीमेल, ये आपको याद होने चाहिए, पहले भी आप कर चुके हैं लेकिन फिर से कर लीजिए। हेयर ग्रो अंडर आर्म पिट्स एंड इन प्यूबिक रीजन। हेयर ऑल्सो ग्रो ऑन अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी, लाइक बॉयज में चेस्ट एंड फेस पे मुस्टैश बेड आती है। बॉडी बिकम्स मोर मस्कुलर ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। वॉइस डीपन्स, क्योंकि एडम्स एप्पल जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट हो जाता है। चेस्ट एंड शोल्डर्स ब्रॉडन, हाइट बढ़ जाती है।
अडल्ट मेल की हाइट ऑन एन एवरेज ज़्यादा होती है अडल्ट फीमेल से. हेवियर स्कल एंड बोन स्ट्रक्चर एंड टेस्टिस स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स. दीज आर दी सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स. एक्चुअली टेस्टिस जो स्पर्म्स प्रोड्यूस करें वो प्राइमरी वाला है. अब फीमेल्स में क्या है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. हेयर सेम, ये तो सेम है कि हेयर ग्रो अंडर आर्मपिट्स एंड प्यूबिक रीजन. ओवरी स्टार्ट टू रिलीज एग्स, ओवम प्रोड्यूस होना शुरू हो गया. मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ द मंथली पीरियड स्टार्ट्स डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, हिप्स ब्रॉडन एंड बिकम मोर कर्व्ड एंड प्रोमिनेंट एंड हाई पिच्ड वॉइस डेवलप्स. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है कि जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग जो है इट कम्स आउट फ्रॉम द वजाइना. जब रिप्रोडक्शन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो फिर जो यूट्रस ने तैयारी की है इम्प्लांटेशन के लिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है. एंड दैट ब्लड कम्स आउट, द यूट्राइन लाइनिंग कम्स आउट एज ब्लड फ्लो. दैट इज़ नोन एज मेंस्ट्रुएशन. इट लास्ट फॉर 3 to 5 days. और इसकी जो रेपिटेशन होती है इट टेक्स प्लेस आफ्टर एवरी 28 to 30 days. दिस इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल. दो ओवरीज जो हैं वो ऑल्टरनेटली एक के बाद एक ऑल्टरनेट मंथ में एग्स रिलीज करती हैं, ओवम प्रोड्यूस करती है. एक बार राइट करती है, नेक्स्ट मंथ लेफ्ट करती है, फिर नेक्स्ट मंथ राइट करती है. तो उसे हर ओवरी 2 months के गैप पे ओवम प्रोड्यूस करती है. मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म्स थ्रू आउट देयर लाइफ. अच्छा, फीमेल्स में तो ये जो थी रिप्रोडक्टिव एज एक फिक्स है कि आपकी जो जहाँ से मिनार्क जिसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपने पढ़ा है वैसे. मिनार्क क्या है, जहाँ पे कि ओवम प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था, दैट इज़ नोन एज मिनार्क. द एज ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल मैच्योरिटी जब फीमेल्स में स्टार्ट होती है दैट इज़ मिनार्क. एंड जो फिनिश होती है दैट इज़ मेनोपॉज. फिनिश जो होती है जबकि ये रुक जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल. स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको मेनार्क बोलते हैं. तो वहाँ से फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है और जो मेंस्ट्रुएशन रुक जाती है दैट इज़ मेनोपॉज. यहाँ पे फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज ख़त्म हो जाती है. तो फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव एज लिमिटेड है, दैट इज़ फ्रॉम 11 to 13 ईयर्स से लेके 48 to 50 ईयर्स तक. जबकि मेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस स्पर्म्स थ्रू आउट देयर लाइफ. मेल्स की रिप्रोडक्टिव एज लिमिटेड नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं. एंड ये मेनोपॉज का दे रखा है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या दे रखा है, मिथ्स, टैबूज, डूज एंड डोंट्स. अब ये कुछ मिथ्स हैं जो कि एक एडोलेसेंट को पता होने चाहिए कि भाई ये सही बात नहीं है. आजकल ये इनसिग्निफिकेंट हो गए क्योंकि बच्चे खुद ही इतने समझदार हैं. एंड बिसाइड सोशल मीडिया इज देयर, मोबाइल्स में बच्चों को आजकल सब इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन राइट इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है. रॉन्ग इन्फॉर्मेशन माइट लीड टू सो मेनी अदर इश्यूज. सो यहाँ पे कुछ मिथ्स हैं. अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट अ बॉय ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. नहीं, पहले तो ये, अब तो बच्चे बहुत एडवांस है, बच्चों को सब पता है. मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. नो, यू नो फादर इज रिस्पॉन्सिबल. द गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू एंटर द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. ये अभी भी होता है कई घरों में, दैट फीमेल्स ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुएशन आर नॉट अलाउड टू एंटर द किचन. पूजा नहीं करते हैं हम, एंड तुलसी को नहीं टच करते हैं, किचन में नहीं जाते हैं. तो दैट इज, दे आर ऑल योर रिलीजियस बिलीव्स. इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता, सबके घरों में अपना अलग सिस्टम होता है. हमारी कंट्री में द लीगल एज फॉर मैरिज इज़ 18 ईयर्स फॉर गर्ल्स एंड 21 ईयर्स फॉर बॉयज़. क्योंकि ये भी एक लीगल एज है, अदरवाइज इस एज में भी शादी नहीं होनी चाहिए. वन शुड स्टिल वेट, बिकॉज यहाँ पे भी अभी बच्चा जो है वो बच्चा ही है, 18-21 बच्चा ही है. वो अपनी अभी सोशल प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर रहा है, अपनी करियर बना रहा है, अपने और इश्यूज़ को सॉर्ट आउट कर रहा है. उसमें उसकी शादी कर दो, वो प्रेग्नेंट हो जाए लड़की, और लड़का भी यंग है, तो इट कॉजेज सो मेनी अदर सोशल इश्यूज़. तो इसीलिए थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ओके, चेंजेस क्या होते हैं एडोलेसेंस पे, ये आपको टेबल में दे रखा है. मेल और फीमेल, बॉयज़ और गर्ल्स में क्या चेंजेस होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है. गर्ल्स में ओवरी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. बॉयज़ में टेस्टोस्टेरॉन स्टार्ट होता है, टेस्टिस स्टार्ट सिक्रेटिंग टेस्टोस्टेरॉन. देन गर्ल्स में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड मेमरी ग्लैंड्स. बॉयज़ में टेस्टिस, पीनस एंड स्क्रोटम डेवलप होता है. और गर्ल्स में एग्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, ओवरी से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है. यहाँ पे टेस्टिस स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स. देन एरिया बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइड. पेल्विक रीजन जो है वो गर्ल्स का थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, जस्ट क्योंकि यूट्रस एक्सपैंड होगा ना, तो यूट्रस की एक्सपेंशन के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं एज इफ प्रेगनेंसी अकर्स. यहाँ पे बॉयज़ जो हैं देयर शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, चेस्ट थोड़ी प्रोट्रूड होती है, ये चीज़ ब्रॉड हो जाती है बच्चों की, लड़कों की. देन गर्ल्स में नो फेशियल हेयर, नो हेयर ऑन चेस्ट, जबकि बॉयज़ में फेशियल हेयर और बेड, मुस्टैच और चेस्ट पे भी हेयर ग्रो होते हैं.
गर्ल्स में जो वॉइस है वो हाई पिच्ड हो जाती है, बॉयज़ की थोड़ी सी डीप हो जाती है, भारी आवाज़ हो जाती है। ये सारे चेंजेस हो गए फिजिकल। अब प्रॉब्लम्स क्या होती हैं एडोलेसेंस की? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, ये तो आप खुद ही फेस कर रहे होंगे, इसमें आपको कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि एवरीथिंग इज़ डीलेबल। हर चीज़ से हम डील कर सकते हैं, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। कोई दुनिया में ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। द ओनली थिंग इज़ वी हैव टू एक्सेप्ट द सोल्यूशन, है ना? अपने आप को इतना मैच्योर, मेंटली हमें मैच्योर रखना है। इसके लिए थोड़े से, अगर आप रिलीजियस हैं तो पूजा करिए, ध्यान लगाइए, वो भी बहुत हेल्प करता है। अदरवाइज गेम्स खेलिए, बी इन्वॉल्व इन पॉजिटिव एक्टिविटीज़। तो अडोलेसेंस इज़ अ वेरी क्रिटिकल फेज ऑफ वंस लाइफ, क्योंकि फिजिकल चेंजेस होते हैं, इमोशनल चेंजेस होते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। हर तरीके से बच्चा जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है। इसीलिए उसको ओवरकम करने के लिए यू नीड टू हैव अदर थिंग्स जिसमें कि आपकी एनर्जी डाइवर्ट हो सके। इस समय आपकी एनर्जी पीक पर है, तो उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है। बच्चों को क्या होता है, दे बिकम मोर सेल्फ कॉन्शियस, दे स्टार्ट वरिंग अबाउट देयर बॉडी पार्ट्स, फीलिंग शाइन, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन ग्रूमिंग। हाँ, ये तो होता है कि बच्चा जो है कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं ना, वो नज़र भी आ रहे हैं दूसरे को भी। तो बच्चे को लगता है, अरे मैं कैसा लग रहा हूँ, इधर उधर, मतलब 10 बार शीशा देखना, ये करना वो करना, एडमायरिंग योर सेल्फ इन द मिरर। आजकल तो सेल्फी ले लेके देखते हैं बच्चे, मेरा ये वाला एंगल सही है कि ये वाला एंगल सही है, ये वाला वट एवर। तो ग्रूमिंग में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करें, आप लोग पढ़ाई में स्पेंड करें। दे फील हेजिटेंट इन शेयरिंग प्रॉब्लम्स विद अदर्स, अपनी दिल की बात नहीं शेयर करते हैं, बिकॉज दे फील दैट द अदर्स माइट मेक फन ऑफ देम, और मे बी दे आर अब नॉर्मल, बाकी सब नॉर्मल हैं। दे फील इनसिक्योर, क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं विच दे डोंट वांट टू शेयर विद अदर्स, तो अंदर से एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है। इमोशनल आउटबर्स्ट होती हैं, कभी भी गुस्सा हो जाते हैं, पेरेंट्स से बात नहीं करना चाहते, अकेला रहना चाहता है बच्चा, कई बार सैड हो जाता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, मूड स्विंग्स होते हैं, चेंजेस होते हैं। वो किस लिए होते हैं? क्योंकि हार्मोन्स भी चेंज हो रहे हैं, और सोशली भी बच्चा चेंज हो रहा है। अब मम्मी भी डांट लगा रही है कि बड़े हो गए हो, तुम अकल नहीं है, तुम ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। अब बच्चा ना बड़ा है ना छोटा है, ना वो बड़ों में बैठ पाता है। बड़ों के बीच में जाके बैठेगा तो कोई कहेंगे जाओ यहाँ से, यहाँ क्यों बैठे हो आप, बच्चों के साथ जाके खेलो। बड़ा वो मतलब है नहीं, बड़े को बड़े बड़े में उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, छोटे बच्चे अलग अपने हुए हैं, तो वो थोड़ा सा एडजस्टमेंट का पीरियड है। तो बच्चे इस समय अपने पीयर जो ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल जो है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, पीयर ग्रुप को। और बच्चों के अपने जो मेट्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, फेलो कंपेनियंस हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, पीयर जो बोलते हैं, और उनके बिहेवियर को भी कई बार इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मैंने आजकल देखा है, इमेज वर्शिप। ये इंडिया में भी आ गया है, पहले बाहर की कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा है कि इमेज वर्शिपिंग शुरू कर देते हैं बच्चे। कोई भी आपका पॉप स्टार है, या कोई सिंगर है, या कोई पर्टिकुलर एक्टर है, या उसकी मतलब इमिटेट करना, उसकी हर चीज़ को इमिटेट करना, इमेज वर्शिप, क्योंकि वो सोसाइटी में उसकी एक इमेज है ना, सोशल इमेज है। आप ये सोचिए कि वो बंदा रियल में ऐसा नहीं है, वो उसका जो मीडिया ग्रुप है, उसके जो पीआरस हैं, उसके जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स हैं, पीआरओज हैं, उन्होंने उसकी वो इमेज बनाई हुई है ताकि पब्लिक अट्रैक्ट हो और वो पैसा कमा सके। एक्चुअली वो बंदा वैसा होता नहीं है। तो पीयर्स, हम लोग क्या करते हैं, बच्चे जो हैं, इवन अडल्ट्स भी बहुत सारे इस चीज़ को करते हैं, दे स्टार्ट फॉलोइंग दैट पर्सन ब्लाइंडली, उसको हम इमेज वर्शिप बोलते हैं। बट एक्चुअली वो पर्सन वैसा नहीं है, वो उसकी पीआर ग्रुप ने उसकी इमेज बना रखी है, उसकी रिलेशंस, पब्लिक रिलेशन समझते हो ना, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स होते हैं, पीआर अपने अपने हम पीआर रखते हैं पब्लिक रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए। हाँ, जो ये कोई बात होगी तो वो पीआर वाला ग्रुप हमारा संभालेगा। इनफैक्ट आप मैसेज देखते हो ना, जो इंस्टाग्राम पे जो बहुत सारे जो अपडेट्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं, वो भी पीआर ग्रुप डालता है, वो बंदा खुद थोड़ी डालता है। जो पर्टिकुलर एक्टर है या एक्ट्रेस है या स्पोर्ट्स पर्सन है, वो नहीं वो डालता, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरे टाइम मीडिया को जवाब देता रहे या अपने फैंस को जवाब देता रहे। वो उनका एक पीआर सिस्टम है, पब्लिक रिलेशन ग्रुप बनाते हैं वो अपना एक, जिसमें कि कुछ लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, वो लोग जवाब देते रहते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा समझना है कि इमेज वर्शिप को अवॉइड करना है। किसी को लाइक करना, किसी को अप्रिशिएट करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना, दैट इज़ समथिंग नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ एंड योर स्टडीज़। Okay, children then they search for a unique social identity for themselves. They are often confused between what is right and what is wrong. यहाँ पे बच्चों के प्रिंसिपल्स भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कई चीज़ों को वो कहते हैं सही है लड़ जाते हैं बिल्कुल, और कई चीज़ें उन्हें गलत लगती हैं।
सो दिस पीरियड डिनोट्स अ पीरियड ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। तो इसमें आपको काम रहने की ज़रूरत है और एक एनालिटिकल माइंड डेवलप करिए अपना, कि टेक्निकली एनालाइज करिए चीज़ों को, प्रैक्टिकली एनालाइज करिए, हर सिचुएशन को समझने की कोशिश करिए, एनालिसिस करिए। वो आपके ब्रेन के लिए भी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। देन दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट सेक्स। अब तक इससे पहले क्या होता था कि बॉयज़ बॉयज़ में खेलते थे, गर्ल्स को नहीं इन्वॉल्व करते कि नहीं ये लड़की है। अब दे हैव फीलिंग्स फॉर द अदर सेक्स। दिस इज़ नेचुरल बट इट शुड बी अंडर कंट्रोल. Then they become worried about their future. Sometimes they develop a temporary stage of depression. So adolescents should learn to cope up with the stress caused by these changes. अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है, एंग्जाइटी नहीं डेवलप करनी है, छोटी छोटी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, तो अकेला नहीं फील करना. तो दे शुड टॉक टू देयर पेरेंट्स. एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, पेरेंट्स आर योर बेस्ट गाइड, क्योंकि उन्होंने आपको पैदा किया है. यू आर अ पार्ट ऑफ देम. उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता है, कोई नहीं करता है. अब हमारी भी इतनी एज है, वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू सो मेनी इमोशंस एंड थिंग्स लाइक दैट. सो प्लीज़ हैव फेथ इन योर पेरेंट्स. हाँ ठीक है कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि पेरेंट्स हमारे उतने एडवांस नहीं हैं, शायद हमारी बात समझ नहीं रहे हैं, या वो कई बार कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, सिर्फ बोल देते हैं कि नहीं तुम ये करो. आप रीज़न पूछोगे तो मना कर देंगे कि नहीं तुम्हें वो जानने की ज़रूरत नहीं, यू जस्ट फॉलो दी ऑर्डर्स. तो ठीक है, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम बच्चों को नहीं समझा सकते. हालांकि आजकल की एज में आई वुड सजेस्ट कि पेरेंट्स को भी बच्चों से फ्रैंकली डील करना चाहिए, बट देन दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. बट यू कैनॉट ट्रस्ट योर पियर्स, यू कैनॉट ट्रस्ट योर जो इमीडिएट रिलेटिव्स हैं. मैं दोबारा से उस चीज़ को स्ट्रेस कर रही हूँ, प्लीज़ डू नॉट ट्रस्ट एनी वन ब्लाइंडली. अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एंड योर सिबलिंग्स. सिबलिंग्स भी हो सकते हैं उतने आपके अभी मच्योर नहीं है, उतनी अक्ल नहीं हो, तो पेरेंट्स से बेस्ट बेटर आपका कोई फ्रेंड नहीं है. ओके. देन इस एज में बच्चे बहुत सारी और गलत हरकतों में पड़ जाते हैं. स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टेकिंग ड्रग्स, एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, चैलेंज, कि अरे तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता. तो द चिल्ड्रन टेक इट अप एज अ चैलेंज कि यार नहीं मैं ये करके दिखाऊंगा कि आई कैन ऑल्सो स्मोक, आई एम ऑल्सो ग्रोन अप. और क्यूरियोसिटी होती है, नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है, तो एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों के साथ, ड्रग्स यूज़ करते हैं, स्मोक करते हैं, ड्रिंकिंग है, ड्रिंकिंग बियर इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, अल्कोहल कंज्यूम करना. तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है. एक्चुअली जो बच्चा इनको एक चैलेंज की तरह ले रहा है ना, तो इसका मतलब उसका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़ा गड़बड़ा है, कि ही नीड टू प्रूव हिमसेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ और हर सेल्फ बाय डूइंग दीज थिंग्स. तो यू डोंट नीड टू डू दीज थिंग्स टू प्रूव योर सेल्फ. जो बच्चा ऐसा कर रहा है ना, उसका तो उसका मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है, कि वो इन चीज़ों का सहारा लेके अपने आप को प्रूव करना चाह रहा है. यू शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि नो आई एम गुड, आई डोंट नीड माई सेल्फ टू प्रूव विद दीज स्टूपिड थिंग्स, बिकॉज दीज आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. आप हेल्थ कॉन्शियस रहिए, हेल्थ कॉन्शियस रहिए, पेरेंट्स पे ट्रस्ट करिए, हर किसी की बात मत मानिए, और ट्राई करिए कि पेरेंट्स से हर चीज़ शेयर करें. आपके पेरेंट्स को भी इतना थोड़ा सा समझना चाहिए कि आपसे ऐसे रिलेशन बना के रखें कि आप उनसे हर चीज़ शेयर कर सकें. प्लीज़ डोंट ट्रस्ट एनीबडी, है ना. ये मैं दोबारा से कह रही हूँ. आजकल द रियली पीपल आर रियली वंडरफुल. ओके. द पीरियड ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज, एक्सरसाइज आ गई, ठीक है, ये खत्म हो गया, एक्सरसाइज आ गई. द पीरियड ऑफ लाइफ कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस इन द बॉडी दैट लीड टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड, क्या होता है ये? दिस इज अडोलेसेंस. अडोलेसेंस का पीरियड कहते हैं हम इसको. नेक्स्ट इज adolescence begins at the age of 10, 20, 21, 11, 11, 18, 19. 11 से स्टार्ट होती है, 18, 19 तक रहती है गर्ल्स में, और बॉयज़ में 13 से स्टार्ट होती है, 18, 19 तक रहती है. तो सी और डी दोनों सही हैं, ठीक है. The age at which the production of sex hormone begins and a boy or girl becomes sexually mature to reproduce is called puberty. जहाँ पे सेक्शुअल मेच्योरिटी अटेन हो जाती है, जब आप when a child is capable of reproduction, that age is known as puberty. Which of the following changes does not occur during adolescence? कौन से changes नहीं होते हैं? डिक्रीज इन हाइट, पहला वाला ही सही है. हाइट डिक्रीज थोड़ी होती है, बॉडी शेप में चेंज होता है, स्वेट ग्लैंड एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, स्वेट ग्लैंड्स की वॉइस चेंज होता है. हाइट कम नहीं होती, हाइट तो बढ़ती है. हाइट तो किसी भी एज में कम नहीं होगी ना आपकी, बढ़ेगी. विच द फॉलोइंग इज आर नॉट सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स. सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स कौन से नहीं हैं?
फेशियल एंड चेस्ट हेयर हैं, हेयर अंडर द आर्म्स एंड प्यूबिक रीजन्स हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन है, इंक्रीज इन हाइट जो है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर एडोलेसेंस एज, लेकिन इसका सेक्स कैरेक्टर से कोई रिलेशन नहीं है. The thick and soft lining of the uterus comes out along with blood from vagina. It is called menstrual cycle या menstruation. इसको हम menstruation बोलते हैं. Menstrual cycle नहीं बोलेंगे. Cycle का मतलब पूरा पीरियड हो जाएगा, ovulation वगैरह पूरा जो सर्कल है. हम यहाँ पे सिर्फ जो ये blood flow हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं. तो that is known as menstruation. ठीक है, उस प्रोसेस को हम menstruation बोलते हैं. menstrual cycle में पूरा आ जाएगा कि कैसे egg release हुआ, कब क्या हुआ. Okay. Excuse me. Tick what you should do and cross what you should not do. Worry a lot about changes in your body parts during adolescence. ये करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जो होना है वो तो हो ही जाएगा. Don't worry about that. Try to एडजस्ट योर सेल्फ विद दी चेंजिंग एनवायरनमेंट और अपने आप को बिजी रखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव चीज़ें करिए. सबसे इंपॉर्टेंट है कि गेम्स में इन्वॉल्व हो जाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, उससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता. अपने आप अपने इंटेलिजेंट बन जाओगे ना तो 10 लोग अपने आप आके आपसे पूछेंगे कि हाँ यार मेरी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दे, वो कर दे. मतलब आपको फिर किसी को ना अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं. पीपल जो आपका पीयर ग्रुप है ना वो खुद आपके पास आएगा. ये बहुत बेस्ट तरीका होता है. ओके, शेयर योर, हम सोचते हैं ना कि कैसे अपना ग्रुप इंक्रीज करें, कैसे पॉपुलर बने, तो दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप इंटेलिजेंट, आप हार्ड वर्किंग हो जाओ, इंटेलिजेंट हो जाओ, पढ़ाई करो, तो आप लोग अपने आप ही आपके पास आएंगे अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने के लिए. Share your problems with your parents. Yes, of course, you should do that. Feel insecure and try smoking? No, never. It doesn't help. Worry about your quick mood swings. अब आपके mood swings हैं, उनके बारे में आप चिंता करोगे तब भी सही नहीं है. Don't worry about this. बस positive attitude रखिए. Feel lonely? No, you shouldn't feel lonely. Everybody is there with you. तो आई थिंक दिस फिनिशेस विद दिस लेक्चर, है ना. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे, देखें क्या है, पर्सनल हाइजीन. ओके, पर्सनल हाइजीन एंड आई गेस इसके बाद एक्सरसाइज चैप्टर एंड. ओके, सो टेक केयर, स्टडी एंड डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी इश्यूज.